नींबू जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। फल के रूप में हम उसको उपयोग करते हैं। और आपने पूछा कि क्या महत्व है, तो देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नींबू का हम शरबत पीते हैं, स्क्वैश बनाते हैं, अचार बनता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी जो हम आज के दौर से गुज़र रहे हैं कि हर आदमी जो है कोरोना से की महामारी से गुज़र रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हम देखते हैं कि नींबू का जो है बहुत पिलाया जाता था, क्योंकि नींबू जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत से औषधि गुण होते हैं। इसके अलावा इसका जो सौंदर्य प्रसाधनों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा भी उपयोग किया जाता है। मतलब नींबू के एक नहीं अनेकों गुण हैं जिसके लिए, और साथ ही साथ जो है ये व्यावसायिक दृष्टि से तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जैसा कि बात करें कि अब ये अपने छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि नहीं, तो सांच को आँच क्या, हम अभी खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ में, और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे यहाँ पूरा नींबू की फसल लगी हुई है 1 एकड़ में। तो नींबू अपने यहाँ बहुत अच्छे से हो सकता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो अपनी शुष्क, गर्म और आर्द्रता वाली जलवायु है, ये इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इससे वातावरण में अगर हम इसकी सही वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती करते हैं तो किसान भाई निश्चित रूप से बहुत ही लाभ कमा सकते हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है।
भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार आज के कार्यक्रम सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। भाई ये बात ला तो आप मन सभी जन जानत हो कि दलहन के अगर क्षेत्र में हम बात करन तो संगवारी हो दलहन के क्षेत्र में प्रोटीन भरे हुए जो दाल हवे वो होते अरहर के दाल। संगवारी हो ये अरहर के जो दाल हवे इमा एक अच्छा खासा प्रोटीन होते और कहे जाते कि आप ला हर दैनिक आहार में एक उपयोग करना चाहिए, तभी हमार शरीर स्वस्थ रहते। तो संगवारी हो हमारे किसान भाई मन बर आज हम लेके आए हैं कि अरहर के अच्छा उत्पादन कैसन ढंग के लेवन, और ये विषय में आप मन हमारे डॉक्टर साहब से सीधा बात कर सकते हो टोल फ्री माध्यम ले। हमारे टोल फ्री नंबर है संगवारी हो 1800-233-9418। संगवारी हो और यही विषय में ढेर कन चर्चा करे बर गोट बात करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर मयूरी साहू, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आप सबको बहुत बहुत जय जोहार। और जिसे कि हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवे ओकर ले पहले हम जानना चाहबो कि ये जन अरहर के खेती है जन हम तुअर दाल घलो की थन और हमारे छत्तीसगढ़ में राहर दाल घलो की थे जी, तो एकर का महत्वपूर्णता है? जी, अरहर किसान भाइयों खरीफ में जो है हमारे देश में और छत्तीसगढ़ में अरहर की खेती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे भारत का जो स्थान है विश्व में ये प्रथम स्थान है अरहर के उत्पादन को लेके, लेकिन उत्पादकता हमारे यहाँ अभी भी कम है, मध्यम से कम है। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है यहाँ पे अरहर बोने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे पास हम जो वर्षा आधारित भूमि है उसकी जो मात्रा है जो है वो बहुत अधिक है।
वर्षा आधारित क्षेत्र हमारे पास ज़्यादा हैं। हमारे पास मेड़ों की जो क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक है, क्योंकि हमारे किसान जो हैं वो धान की प्रमुखतः खेती करते हैं। उसके बाद हमारे पास मेड़े जो हैं वो खाली रहती हैं, तो उस दशा में हम मेड़ों पर भी उसे लगा सकते हैं। अरहर जो है वो पूरी तरह से प्रोटीन बाहुल पाया जाता है। इसमें 21 से 25% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जा सकती है जातिगत, और इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और अन्य अमीनो अम्ल जो हैं वो भी पाए जाते हैं। तो ये भरपूर होता है। इसके अलावा इसके हर जो फसल है उसकी पत्तियाँ, उसकी जड़ें, उसके तने, हर प्रारूप को हम उपयोग में ला सकते हैं। जो पत्तियां हैं वो हमारे पशुओं को खाने के लिए काम आती हैं। जो हमारी जड़ें हैं उसमें मुसला जड़ तंत्र होता है जो काफ़ी भूमिगत गहराई तक जाता है, जिसके कारण ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी अपने आप को रखती है जीवित। तो और इसके अलावा क्योंकि यह दलहनी किस्म की फसल है, तो इसमें जो है नोड्यूल जो होते हैं, राइजोबियम या जो बैक्टीरियल नोड्यूल्स होते हैं, तो ये भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती है। तो इस तरह से अरहर बहुत महत्वपूर्ण फसल है। और हम अगर दाल चावल बोलते हैं तो सबसे पहले हमारा ख्याल जो है किसी भी जन सामान्य को अरहर का ध्यान आता है कि ये पीली दाल अरहर की दाल है। जी, बहुत अच्छा बता हो डॉक्टर साहब आप। अब हम बात करथन किसान भाई के ओर ले, और जानथन कि अरहर के जन बोए के सही समय है का होना चाहिए, और ओकर जमीन के तैयारी कैसे हो? जी, किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सही समय पर इसको बुआई करते हैं तो उस दशा में हमें अधिक उत्पादन भी प्राप्त होता है। साथ साथ हमें जो बीमारियां हैं और जो हमारे कीट प्रबंधन है उसमें हमारा लागत जो है वो कम आती है। हमें जो बीमारी जैसे कि अधिक वर्षा, जैसे हम खरीफ में इसकी बुआई करते हैं तो उसके लिए हमें ग्रीष्मकालीन ऋतु में ही हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई से किसान भाइयों हर फसल के लिए जो है आपके भूमिगत जो रोगाणु हैं वो पूरे जो सौर विकिरण से वो मर जाते हैं, और आपकी जो भूमि है वो स्टरलाइज, जो हम जैसे स्टरलाइज अभी कर रहे थे कोविड के दौरान हाथ को, उसी तरह हमारी भूमि भी स्टरलाइज हो निजर्मीकृत हो जाती है। तो उस तरह से हमको करना चाहिए। और उसके बाद जब हम भूमि की पूरी तैयारी कर लेते हैं तो हमें अंत की दशा में जब बोने के पहले हमें अच्छी सड़ी गोबर की खाद जो है 5 से 10 टन जिस तरह से हमारी उपलब्धता है उसको हमें प्रति हेक्टेयर की दर से डलवानी चाहिए, और 20-40-20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हमको अपने भूमि में जो है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, और इसके अतिरिक्त किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी भूमि में किस प्रकार से वहाँ पे भूमि का मृदा परीक्षण करके उसमें क्या है, नाइट्रोजन किस स्तर पे है, उसको पता मृदा परीक्षण जो होता है वो करके फिर उसके बाद किसान भाइयों को अपने भूमि में जो खाद है, उर्वरक है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर वहाँ पे मॉलिब्डेनम या जिंक या सल्फर ऐसा कुछ उनको किसान भाइयों को कमी लगती है तो उस दशा में वो उससे संबंधित उर्वरक की मात्रा भी डाल सकते हैं, तो वो अनुशंसित मात्रा उनको प्रयोग में लानी चाहिए। जी, बहुत अच्छा मतलब होता है। एक संगे संग एक बात और जाने में आती है, जैसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है या जिसे ऊपर वाला के भरोसा जन वर्षा हुआ थे, और कोनो पास में अगर अच्छा हमारे पास में सिंचित भूमि हवे तो ये में अलग अलग प्रकार के अरहर में कौन कौन से प्रकार लगा सकते हैं? जी, अगर किसान भाइयों जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम वर्षा आधारित खेती या जो है जब हमें वर्षा मिलती है उसके आधार पर हम अपनी बुआई से लेके कटाई तक के पूरे कृषि कार्य करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अच्छी तरह से सिंचाई के साधन होते हैं। फोन आते हैं हमारे संगवारी भाई के। हेलो 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 किसान भाई, हेलो हेलो। हाँ किसान भाई, राम राम। हेलो हेलो
हाँ जयराम किसान सर। जी 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 आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। हेलो हेलो, क्या नाम है किसान भाई आपके? जी मैं अरहर के बारे में जानना चाहता था सर। जी जी बताओ, प्रश्न पूछो। शत्रुघ्न बंधु राजनांदगांव से बोला था सर। जी जी शत्रुघ्न भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। हाँ अरहर के कौन सा किस्म में, हाँ कौन सा किस्म अच्छा है छत्तीसगढ़ के जलवायु के लिए? अरहर के क्वालिटी के लिए जानकारी चाहिए सर और देख रेख के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मिलेगी। डॉक्टर साहब जी आप बताएं। जी किसान भाइयों को मैं अवगत करा दूं कि एक तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस अवधि की ले रहे हैं किस्म, तो उसके अनुरूप भी हमको जो है बीज दर की मात्रा जो है वो बदलना पड़ सकता है। तो मध्यम अवधि और शीघ्र मध्यम मतलब कि अर्ली मिड जो है हमारे पास KRG 33 जो एक किस्म है, और इसके अतिरिक्त BDN 716 और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा राज्य कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा विकसित अन्य 3 किस्में हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ अरहर 1 और CG अरहर 2, छत्तीसगढ़ अरहर 2 और राजीव लोचन, ये 3 किस्में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे किस्में विकसित की गई हैं, तो उसके लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ जो है इसकी जलवायु दशा के लिए जो परिपूर्ण अपनी संरचना रखती है, जो किस्मीय गुण हैं वो KRG 33, BDN 716, इन किस्मों को TGT 012 ये किस्में जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रांत में अच्छी पैदावार के लिए बहुत अच्छी उचित हैं। और इसमें जो हमारे इस विश्वविद्यालय से विकसित किस्में हैं ये जो है मध्यम अवधि की किस्में हैं, 180 दिन तक इनका पूरी तरह से परिपक्वन होता है। जबकि जो मैंने अन्य किस्में बताई हैं किसान भाइयों, ये जो हैं ये मध्यम से शीघ्र पकने वाली किस्में हैं और 165 दिन में अपनी पूरी जो है फली पकने तक की जो परिपक्वन अवस्था को पूरी करती हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। और बीज दर जो है वो मध्यम अवधि की जो किस्में होती हैं उसमें आप जो है थोड़ा बीज दर जो है आपकी कम हो जाती है, 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से ले सकते हैं। और जो शीघ्र पकने वाली जो किस्में होती हैं उसमें बीज दर आप थोड़ा घटा सकते हैं। उसी के अनुसार जो शीघ्र पकने वाली जो किस्में होती हैं किसान भाइयों, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो है आप उसमें बीज जो लगा रहे हैं उसमें मेड़ से मेड़ की जो दूरी है, हमें इसको अधिकतर अरहर को क्या है ध्यान में रखना है कि उगाते समय मेड़ जो रिज फरो बोलते हैं हम, रिजर और फरो, तो उस रिज से रिज की दूरी जो एक मेड़ या एक उठाव से दूसरे उठाव जो है उसकी जो दूरी है वो शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए हमको 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और जो लंबी ड्यूरेशन की है मध्यम अवधि की जो हैं 180 दिन में जो तैयार होती हैं पक के, उनके लिए हम 80 से 90 सेंटीमीटर की दूरी ले सकते हैं। और ये दूरी जो है अगर आप अंतर्वर्ती फसलें मतलब मिक्स लेते हैं, अगर कि हम उसके साथ तिल ले रहे हैं या हम मूंग के साथ लेना चाहते हैं अरहर को, तो वो भी आप किसान भाई कर सकते हैं। जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर कि हम किस तरह से सिंचित और असिंचित दशा में, तो सिंचित दशा में ये भी है उपयोगिता कि हम उसके बीच में मूंग भी ले सकते हैं, अन्य फसलों को भी हम ले सकते हैं, तो उससे हमें लागत जो है हमारी वो उतनी ही हो के हमारा जो हमारे आय जो है उसमें और इजाफा हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। और जो मूंग है या तिल है इसके ड्यूरेशन इसकी अवधि कम होती है तो वो पहले हो जाती है, और उसके बाद हमारी जो अरहर है वो 165 से 180 दिन में परिपक्व होती है। जी बिल्कुल जी। एक संगे संग अगर हम बात करें कि पानी वाले क्षेत्र के जो दशा है सिंचित भूमि का अपेक्षा ओकर मापदंड कैसे होना चाहिए, कितना दूरी में ओकर बेड बनना चाहिए?
का होकर स्थिति? हाँ, अभी मैंने जैसा बताया कि उससे रिज की दूरी जो है ऊपर जो हम रिजर से बनाते हैं, मेड़ अगर बनाते हैं, तो उससे ये हमें लाभ होता है किसान भाइयों की जो है जो मृदा जनित रोग हैं, जो पानी इस फसल को, अरहर की फसल को पानी जो है सिंचाई या जल रुकाव होता है, हमारा वर्षा जो जल है अगर वह कहीं रुकता है तो उस दशा में ये अरहर जो है वो गलने लग जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कवक जो हैं वो उनके मतलब कि फंगस वाले रोग जो हो जाते हैं, अंगमारी उखटा जो विल्ट बोलते हैं, उस तरह के रोग इसमें हो जाते हैं। तो इसलिए हमको दूरी का ध्यान रखना है और दूरी के साथ साथ हमको मेड़ से मेड़ की दूरी जो है आप 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी अगर फिर आपको किसान भाइयों ध्यान रखना है कि हमारी मध्यम अवधि की फसल है या शीघ्र पकने वाली है, तो हम उसको 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर प्रति पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। और इससे हमें उसका जो बढ़वार है वो अच्छी तरह से मिलता है। और जैसे ही अरहर की फसल अपने घुटने तक की या हम कह सकते हैं कि 1.5 फीट तक की अगर ऊंचाई पे आती है तो हमको उसके मतलब ऊपर से हमको उसको तोड़ना है, खुटाई करनी है, खोटियाना है। तो उससे क्या होता है, उसमें ब्रांचिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है और उसमें और शाखाएं आने से उसमें उतने ही फूल आते हैं और उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होता है फलियाँ आती हैं और हमें बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक संगे संग बात करते हैं खरपतवार के। जी जी तो ये खरपतवार जो होते हैं हमारे किसान भाई मन पर बहुत ज़्यादा परेशानी के सबब होते हैं। जी, खरपतवार पर कैसे करना चाहिए? हाँ, अरहर की फसल में हमें 45 से 60 दिन का जो मुख्य है ड्यूरेशन, इस दौरान हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि खरपतवार को हम जो है कम करें ताकि हमारी जो मुख्य फसल है वो अपनी बढ़वार अच्छे से ले ले और खरपतवार उसको दबा ना पाए। तो उसके लिए हमको एक तो इसको उगाने के समय, इसकी बुआई की मतलब एकदम बाद हम पेंडामेथिलिन जो है उसकी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हम प्री इमरजेंस मतलब उसके अंकुरण के पहले हम इसको डालने वाले हैं। और उसके बाद अगर हमने उस समय नहीं डाल पाए हैं पेंडामेथिलिन जो है, तो हम इसके उगने के पश्चात 15 से 20 दिन के अंदर जब हमारी अरहर जो है ये 2-3 पत्ती वाली अवस्था होती है, ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर उसका वृद्धि हुई होती है, तो हम उस दौरान जो है कि जेलोफॉफ या इमेजथ हाइपर जो परसूट के नाम से भी किसान भाई उनसे परिचित हैं इस खरपतवार नाशी से, तो इसको आप डाल सकते हैं। इससे जो है आपके जो अरहर है उसमें खरपतवार जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और इसका जब आप छिड़काव करते हैं किसान भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि जो है जो वर्षा है वो ना हो इसके छिड़काव के तुरंत बाद। ऐसे में वो जो है वो दवाई जो है या खरपतवार नाशी है वो उससे हट जाता है, उसके पूरे अवशोषण नहीं हो पाता है खरपतवार द्वारा, तो वो मरता नहीं है, अच्छी तरह से उसका विनाश नहीं हो पाता है। तो उसको ध्यान रखना है। बहुत सुखद जानकारी आपको हमारे संगवारी भाई मतलब दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मतलब अरहर के खेती ला करना है। संगवारी हो अगले अंक में फिर मिलबो, तब तक पर जय जोहार, नमस्कार।